तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पावरफुल आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सितुनान था। अब सितुनान के पास हेवनली पल होता है। उस पल की पावर बहुत ज्यादा थी। हेवनली पल किसी भी इंसान को इमोर्टल लेवल पर पहुंचाने के लिए काफी था। अब वो हेवनली पल सितुनान के पास होता है। इस वजह से काफी पावरफुल लोग सितुनान के पीछे आ गए और सितुनान से उस पल को लेने की कोशिश करी, लेकिन सितुनान अपनी आखिरी सांस तक उन सबसे लड़ता रहा। और जब उसे एहसास हुआ कि अब वो जीत नहीं सकता तो इस वजह से सितुनान ने अपनी बॉडी को खत्म कर दिया। इस धमाके से सितुनान की बॉडी खत्म हो गया, लेकिन उसकी सोल और वो हेवनली पल किसी दूसरी दुनिया में आ गया। अब हमें हजारों साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपने पेरेंट्स के कामों में उनका हाथ बटा रहा था। तभी कुछ लोग उनके घर में आकर तोड़फोड़ करने लगे। अब ये देखकर वो लोग उनसे कहने लगे थे कि आप कुछ दिनों का हमें मोहलत दे दे, हम आपके सभी पैसे लौटा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जानबूझ के उन्हें इग्नोर किया और उनके घर को लगभग बर्बाद कर दिया, जिस वजह से अब वो सब निराश हो गए थे क्योंकि उन्होंने वांग, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, उसके लिए काफी अच्छी चीजें सोच रखी थी, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस वजह से वांग इमोर्टल की दुनिया में जाना चाहता था क्योंकि उसे एहसास हो जाता है अगर वो कमजोर रहता है तो वांग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से वांग यहाँ पर होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोचता है ताकि वांग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इमोर्टल की दुनिया में जा सके। अब वांग अपनी फैमिली से अनुमति लेकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। अब उस जगह पे काफी सारे लोग आए थे ताकि वो सभी हनवो सेक्ट में ज्वाइन हो सके। तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर उनसे कहते हैं, मुझे पता है आप लोग हनवो सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए हैं, लेकिन किसी भी सेक्ट में आप बिना ट्रायल दिए नहीं जा सकते। इसी तरह अगर आपको हनवो सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर काफी सारे ट्रायल देने होंगे और पहला ट्रायल फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। अगर आपने इसे पार कर लिया तो आप अगले लेवल पे जा सकते हैं। फिर सभी एल्डर्स उन सभी की फिजिकल बॉडी चेक करने लग गए थे, जहाँ पर काफी लोग फेल होते हैं तो कुछ पास, और कुछ समय बाद वांग का नंबर भी आ जाता है। जब एल्डर वांग की बॉडी को जांचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वांग की बॉडी काफी कमजोर है, इसलिए वो एल्डर वांग को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इस बात से वांग काफी बड़े सदमे में जा चुका होता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वांग फिर से अपनी हिम्मत को बांधते हुए वो फैसला करता है कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद वांग अगले ट्रायल में जाएगा और इस बार वांग इस ट्रायल को पास जरूर करेगा। इसी सोच के साथ वांग दूसरी ट्रायल में आ जाता है और ये ट्रायल काफी खतरनाक होता है, लेकिन इसके बावजूद वांग अपनी हिम्मत को नहीं हारता और लगातार सभी चीजों को पार करते हुए हनवो सेक्ट के पास आ गया था। लेकिन ट्रायल का समय समाप्त हो जाता है, जिस वजह से वांग हनवो सेक्ट के अंदर नहीं जा पा रहा था। अब इस बात से वो एक बार फिर से टूट गया, लेकिन तभी वो बेहोश होकर एक नई जगह पर आ गया। वांग अभी के लिए हेवनली पल में होता है जहाँ पर उसे सितुनान की स्पिरिट दिखाई देता है। सितुनान की स्पिरिट वांग से कहता है, आखिरकार कोई इंसान मेरे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ ही गया। पिछले हजारों सालों से मैं किसी का इंतजार कर रहा था ताकि कोई इंसान इसके अंदर आए और उसकी बॉडी के अंदर मैं अपनी स्पिरिट को डाल सकूं। उसके बाद मैं अपनी पूरी पावर को भी फिर से रिकवर कर सकता हूँ। और फाइनली इतने हजारों साल के बाद वो दिन आ ही गया। ये कहने के बाद सितुनान वांग की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सितुनान वांग की बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहे थे। अब इस बात से वांग भी काफी इरिटेट हो गया था। वांग सितुनान से सवाल करता है कि आप मुझे इमोर्टलिटी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये सुनकर सितुनान थोड़ी गुस्से से कहते हैं, बच्चे पहले तुम अपनी बॉडी देखो, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक होने के साथ साथ तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी नहीं है। अब इस बात से वांग को काफी गुस्सा आ गया था। वांग सितुनान से कहता है कि भले ही मेरी बॉडी काफी कमजोर हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इसके अलावा मैं एक दिन इमोर्टलिटी को हासिल जरूर करूंगा। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स वांग के पास आ गए थे और वांग को बताते हैं कि भले ही तुमने सेकंड टेस्ट को पार करने में काफी लेट लगा दिया, लेकिन आज से तुम भी हनवो सेक्ट से जुड़ चुके हो। अब ये सुनकर वांग काफी खुश हो गया। फिर अगले सीन में एक एल्डर वांग को यहाँ की रैंकिंग बता रहा था कि यहाँ पर सभी लोगों के कपड़े उनकी रैंक को दर्शाते हैं। जिसके पास ग्रे कलर के कपड़े होते हैं उनकी कोई भी रैंक नहीं होती, और जिसके पास येलो कलर की कपड़े होते हैं वो दूसरे रैंक पे आते हैं, और अगर किसी के पास रेड कलर के कपड़े होते हैं तो उनकी रैंक फर्स्ट नंबर पे आती है, और आखिरी में व्हाइट कलर के कपड़े एक एल्डर या एक मास्टर की होती है। अभी के समय तुम्हारी कोई भी रैंक नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम काफी मेहनत करोगे। अब सब कुछ समझा देने के बाद वो एल्डर वांग को यहाँ के मिशन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हें काफी सारे टास्क दिए जाएंगे जो कि तुम्हें एक लिमिट समय में पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब वांग अपने रूम में आ गया था। वहाँ पर काफी सारे वांग जैसे ही लोग थे जिनकी कोई भी रैंक नहीं होता। अब फिर वांग अपने टास्क को पूरा करने लग गया था, लेकिन ये टास्क काफी हार्ड होता है, जिस वजह से वांग के हाथों में छाले आ गए थे। तभी वांग हेवनली पल को बाहर निकाल कर एक पानी में डालकर देखता है कि आखिर ये क्या है। वांग कुछ एक्सपेरिमेंट करके
उसे समझ में आ गया था कि ये पल काफी खास है। अब वांग इस पल की पावर को काफी अच्छी तरह से सीख रहा था और वो भी काफी जल्दी, जिस वजह से सीतुनान वांग से काफी इम्प्रेस होते हैं। दूसरी तरफ ये सभी चीज एक एल्डर भी देख रहा था कि कैसे वांग अपनी हर एक टास्क को काफी आसानी से कंप्लीट कर रहा है, जिस वजह से उसे वांग पे शक होता है कि जरूर वांग के पास कोई स्पेशल ट्रेजर है जिसकी मदद से वांग ये सब कर रहा है। अब वो ट्रेजर को हासिल करने की इरादे से वांग को काफी टॉर्चर करने लग गया था ताकि वांग उसे वो ट्रेजर दे दे, लेकिन वांग उसे नहीं दे रहा था। अब वो एल्डर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब दूसरी तरफ सीतुनान भी समझ गए थे कि वांग काफी अच्छा लड़का है और वो वांग की मदद करने के इरादे से वांग को अलग अलग टेक्निक से आने लग गए थे, जिस वजह से वांग कुछ ही समय के अंदर काफी अच्छे प्रोग्रेस कर लिया था। उसके बाद सीतुनान ग्रेविटी प्रेशर नाम की एक टेक्निक वांग को सिखाने लग गए थे। अब एक दिन एक व्हाइट कलर के मास्टर ने वांग को अपना डिसाइपल बना लिया, इस वजह से वांग काफी खुश हो गया था। वो मास्टर वांग को कुछ एलेक्सर देते हैं जिसे वांग खा लेता है। उसके अगले सीन में हम पहले वाले एल्डर को देखते हैं जिसने वांग पर टॉर्चर किया था। अब वही एल्डर एक डिसाइपल को परेशान कर रहा था, तभी वहाँ पर वांग आ जाता है। वांग कहता है हम दोनों का रैंक सेम हो चुका है तो क्यों ना हम एक मैच कर ले। ये कहने के बाद वांग अपने ग्रेविटी प्रेशर से उस एल्डर को काफी चोट पहुंचाने लग गया था। अब मौका देखकर वो लड़का भी अपने खंजर से उस एल्डर को जान से मार देता है। वो एल्डर अचानक से हुए इस मूव से बच नहीं पाया और वो वहाँ पर मारा जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वांग उस लड़के को वहाँ से भेज देता है। अब वो लड़का वांग को शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वांग अपने ग्रेविटी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर कम हो गई थी। तब सीतुनान उसकी मेमोरी चेक करके उसे बताते हैं कि उसका मास्टर ने उसके एलेक्सर में पॉइजन मिला रखा था। ये सुनकर वांग को यकीन नहीं होता कि उसके मास्टर ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन दूसरी तरफ सीतुनान उसको बचाने के एक रास्ता दे देते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, एक खतरनाक जहर को ढूंढने को कहते हैं ताकि उस पॉइजन से वांग की जान बचाई जा सके। अब ये करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि दूसरे पॉइजन से वांग की जान भी जा सकती थी, लेकिन वांग ये करने का फैसला कर लिया था। अब कुछ समय बाद वहाँ पर 2 सेक्ट के बीच कंपटीशन शुरू हो गया, हानवू सेक्ट और जुआनवू सेक्ट। अब वहाँ पर एक पॉइजनस बीस्ट भी आया था। ये देखकर वांग इसी पॉइजन की मदद लेने का फैसला करता है। उसके बाद उन दोनों सेक्ट में कुछ समय बातें होती है। बात खत्म हो जाने के बाद तीन राइडर उन सभी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि वो सभी कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। फिर जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल रेस्ट करने के लिए चले गए थे। हानवू सेक्ट के सीनियर एल्डर इन डिसाइपल और इनके बीस्ट का ख्याल रखने को कहते हैं। अब वांग उस बीस्ट का ख्याल रखने का जिम्मेदारी ले लेता है, जिस वजह से काफी डिसाइपल खुश हो गए थे क्योंकि उस बीस्ट का पॉइजन काफी खतरनाक था। वांग उस बीस्ट को एक जगह लेकर आ गया था जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता। फिर वांग बीस्ट के खाने में कुछ मिला देता है जिस वजह से वो बीस्ट बेहोश हो गया। अब वांग उस बीस्ट के अंदर से उसका पॉइजन निकालकर अपनी बॉडी के थ्रू पहले वाले पॉइजन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वांग सीतुनान की गाइडेंस पे ट्रेनिंग करते हुए उस पॉइजन को कंट्रोल कर लेता है। अब वांग बॉडी ओरा के 14 पड़ाव पे आ गया था। ये देखकर सीतुनान हैरान हो गए। अगले सीन में जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल वांग से सवाल कर रहे थे आखिर तुमने हमारे बीस्ट के साथ क्या किया है कि उसकी तबीयत काफी खराब है। अब वो लोग वांग पे हमला कर रहे थे, लेकिन तभी वांग के मास्टर उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। अब वांग के मास्टर की इस हरकत से उन लोगों को काफी गुस्सा आ गया था। अब वो गुस्से में आकर अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल का सीनियर उन्हें शांत करवाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ वांग अपने मास्टर को धन्यवाद कह रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। अब इस बात पर वांग के मास्टर मुस्कुराकर वांग को यहीं पर कुछ समय रुकने के लिए कहते हैं। अभी के समय वांग ने सीतुनान की एक टेक्निक की मदद से अपना असली लेवल छुपाया था, इसलिए वांग के मास्टर भी वांग की असली पावर को महसूस नहीं कर पाते। वांग के मास्टर भी जानते थे कि वांग के पास एक स्पेशल ट्रेजर है जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी काफी तेजी से हो रही है। अब वो कुछ सोचते हुए वांग को आराम करने के लिए कहकर वांग को अपने रूम में भेज देते हैं। अगले दिन दोनों सेक्ट के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जुआनवू सेक्ट की डिसाइपल थी। अब एक एल्डर आकर उन्हें रूल समझाता है, जो भी आखिरी तक बचेगा वही इस कंपटीशन का विनर कहला जाएगा। फिर उन दोनों सेक्ट की तरफ से लोग आते हैं, उनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया, लेकिन जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल काफी आसानी से हानवू सेक्ट के डिसाइपल को हराकर उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि तुम एक मामूली इंसान हो। ये कहते हुए वो अपने काफी सारे स्वॉर्ड के क्लोन क्रिएट करके सब पे हमला कर देते हैं। अब कुछ स्वॉर्ड के क्लोन वांग के पेरेंट्स की तरफ जा रही थी। अब ये देखकर वांग के पेरेंट्स काफी डर गए थे। इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में वांग बीच में आकर उन हमले को खत्म कर देता है। अब इस बात से वो गुस्से से वांग पे हमला कर रहा होता है, लेकिन वांग उसके हमले को आराम से रोक पा रहा था। वो डिसाइपल वांग से कहता है तुम बॉडी ओरा के 6th
बड़ा ऊपर हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। अभी वो ये सब कह ही रहा था, तब तक वांग ने उसके दोनों सैनिक को मार दिया होता है। अब ये देखकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी हैरान हो गए। दूसरी ओर उस डिसाइपल के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वांग अपनी असली लेवल सबको शो करता है। अब वांग की असली लेवल देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उसे रोककर वहाँ पर काफी मारने लग गया। तभी एक एल्डर बीच में आकर डिसाइपल को बचाते हैं, लेकिन अब जबकि वांग ने उस डिसाइपल को हरा दिया था, इस वजह से हानबो सेक्ट इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। अब हानबो सेक्ट के चीफ एल्डर वांग से खुश होकर उसकी रैंक को बढ़ा देते हैं, जिससे वांग काफी खुश हो गया। अब दूसरी तरफ हानबो सेक्ट के सभी एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग अपने पेरेंट्स से मिलकर उन्हें अलविदा कहता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक जाइंट स्पिरिट आती है, जो कि हानबो सेक्ट के हेड का था। वो आकर उनसे कहता है, आज मैं इस सेक्ट को अपने कब्जे में कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे सोल्जर्स को मार दिया है। अब सिर्फ तुम ही लोग बचे हो। दूसरी तरफ वांग के मास्टर वांग को अपने रूम में लेकर उसे चाय का ऑफर करते हैं। वांग अपनी पावर की मदद से महसूस कर लेता है कि उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना हुआ है, इसलिए वांग समझ जाता है कि उसका मास्टर जरूर कुछ प्लानिंग बना रहा है। अब इसीलिए वांग उस चाय को फेंक देता है। वांग के मास्टर भी समझ चुके थे कि वांग को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो वांग को अपने एक फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हानबो सेक्ट का हेड मास्टर सभी पर हमला कर रहे थे, लेकिन सभी एल्डर और डिसाइपल एक फॉर्मेशन की मदद से अपने आप को बचा रहे थे। ये देखकर हानबो सेक्ट के हेड को काफी गुस्सा आ गया। अब वो एक पावरफुल अटैक बनाकर उन सभी लोगों पर कर देते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग काफी घायल हो जाते हैं। हमारा ध्यान वांग के मास्टर पे शिफ्ट होता है, जिससे अब तक पता चल चुका होता है वांग के पास एक स्पेशल ट्रेजर है और इसकी मदद से वांग ने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन तभी वांग अपनी मास्टर की बॉडी को कंट्रोल करते हुए अपने आप को आजाद करा लेता है। ये देखकर वो मास्टर हैरान और परेशान हो गए। तभी वांग अपने मास्टर को बताता है कि मैं भी आपसे काफी चालाक हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वांग ने मास्टर की चाय के अंदर बॉडी कंट्रोल दवाई मिला रखा था। अब वांग आजाद होने के बाद उस मास्टर पे एक पावरफुल अटैक करके उसे जान से मार देता है। बाहर हमें दिखाया जाता है स्पिरिट ने काफी डिसाइपल को अपनी तरफ कर लिया था। ये देखकर हानबो सेक्ट के एल्डर को काफी बुरा लगता है। वांग अपने सेक्ट की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पहाड़ों में चला जाता है। अब हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानबो सेक्ट के कुछ डिसाइपल उसी तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें काफी पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो दोनों की हालत खराब हो गई थी। एक शांत और रूह कपा देने वाली आवाज आती है कि यहाँ से भाग जाओ, मुझे किसी भी तरह डिस्टर्ब पसंद नहीं। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तभी एक पावरफुल लड़के को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग था, जिसका पूरी तरह से लुक चेंज हो गया था। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था हानबो सेक्ट के अंदर हानबो सेक्ट की हेड की स्पिरिट आकर सभी पे हमला करने लग गए थे और उन सबको जान से मारकर वापस चले गए। अब दूसरी तरफ वांग पहाड़ों में जाकर अपनी कल्टीवेशन करने लगा और लगातार 4 सालों के बाद वांग पहाड़ों से बाहर आ गया। अब हम वांग को एक नए रूप में देखते हैं। वांग पहले वाला वांग नहीं रहा, वो पावर के साथ साथ अपने रूप को चेंज कर लिया था। अब वो बॉडी ओरा के 15th लेवल पे आ गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ लोग काफी ट्रेजर को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उन सब की नजर अपने सामने खड़े वांग पर आ गया। वो सभी वांग को देखकर चौकन्ने हो गए। तभी वांग ने उन्हें बताया कि वो तियानबो सिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन अब मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तब वो सभी लोग वांग को तियानबो सिटी की ओर अपनी गाड़ी पर बैठाकर तियानबो सिटी की ओर निकल गए कि वो सभी तियानबो सिटी की ओर जा रहे थे। उसके अगले सीन में वांग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया। वांग जितुनान से कहता है, मैं बॉडी ओरा के 15th लेवल को काफी पहले पार कर लिया और अब मैं काफी दिनों से लेवल पार नहीं कर रहा। तो क्या आप मुझे बताएंगे अब मैं फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग कब स्टार्ट करूं? ये सुनकर जितुनान चौंकते हुए कहते हैं, वांग तुमने कुछ दिन पहले ही लेवल पार किया है और इसे तुम काफी दिन कहते हो। लोगों को एक एक स्टेज पार करने में सालों भर का समय लग जाता है। और आखिरी में कहते हैं, खैर इस बात को हटाओ, अगर तुम इतनी जल्दी लेवल पार करोगे तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम फाउंडेशन लेवल पे जाना चाहते हो तो तुम्हें किसी फाउंडेशन लेवल वाले को मारना होगा और उसकी टेक्निक को छीन कर तुम अपने लेवल बढ़ा सकते हो। लेकिन वांग किसी को भी मारना नहीं चाहता था। अब रात को सभी एक जगह रुककर आराम कर रहे थे। तभी उनके सामने एक इमोर्टल आ गया, जो कि उनसे वो सभी ट्रेजर लेने आया था। ये इमोर्टल वांग का दोस्त होता है, लेकिन किसी वजह से वो वांग को पहचानता नहीं। तभी उस जगह पे एक और इमोर्टल आकर सभी को मारकर उनकी स्पिरिट पिल से अपनी पावर को बढ़ाने लग गया और वांग को मारने के लिए अपने साथी को भेज दिया। लेकिन तभी वो इमोर्टल अपने साथी को रोककर उसका हाथ चेक करके उससे कहता है, तुम इसे मारना नहीं चाहते, क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर वो आगे कहता है, मैंने तुम्हारे हाथों में बेहोशी तिलिस्मान देख लिया। तब वांग का दोस्त अपने सीनियर से कहता है, वांग
मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसने मेरी मदद की थी। अब ये सुनकर वो एल्डर भड़क गया। वो एल्डर गुस्से में वांग के दोस्त को मारने लग गया। तब वांग को भी काफी गुस्सा आ गया। वांग अपनी पावर से उस एल्डर पे हमला करने लग गया, लेकिन वो एल्डर भी बॉडी ओरा के 15th लेवल पर था, जिस वजह से वो एल्डर वांग को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। अब वांग अपने तिलिस्मान से उस एल्डर की स्वॉर्ड को कैद कर लिया। दूसरी तरफ वो एल्डर वांग के हाथों में एक खतरनाक तिलिस्मान को देखकर डर गया था और वो डर के भागने लगा, लेकिन वांग उसे भागने का मौका नहीं देता और सही समय देखकर उस एल्डर को जान से मार देता है और उस एल्डर की स्वॉर्ड को अपनी स्टोर रूम में रख लिया ताकि सही समय आने पर वांग उस स्वॉर्ड को रिफाइन कर सके। अगले सीन में वांग अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा था। फिर अगले दिन वो दोनों तियानबू सिटी के अंदर आ गए। वांग एक रूम में आकर उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो स्वॉर्ड अपने आप को वांग के हवाले नहीं करना चाहता था। वो स्वॉर्ड बार बार वांग पे हमला करने लग गया, लेकिन वांग भी अपने जिद पर अड़ा रहा। आखिरी में वो स्वॉर्ड हार मानकर वांग से कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे रिफाइन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें सोल सैक्रिफाइस करना होगा, तभी जाकर मैं रिफाइन हो सकती हूँ। अब ये सुनकर वांग हैरान हो गया कि अब उससे सोल सैक्रिफाइस करना होगा, तब जाकर वो उस स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाएगा। अगले सीन में उस इमोर्टल के एल्डर की मास्टर जिससे वांग ने मारा था, उसका मास्टर तियानबू सिटी के लॉर्ड के पास उससे मदद मांगने के लिए आया। वो मास्टर अपनी सबसे कीमती खजाने को तियानबू सिटी के लॉर्ड को देते हुए उससे कहता है, अगर आपने वांग नाम के एक लड़के को मार दिया तो मैं आपको ये दे दूंगा। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर तियानबू सिटी के लॉर्ड का पोता आ गया। सिटी लॉर्ड का पोते का नाम तांग होता है। अब तांग को देखकर वो मास्टर तांग के पास जाकर उसे भी ट्रेजर का लालच देकर वांग को मारने का ऑफर देता है। अब तांग इसके लिए तैयार हो गया। तांग अपने पावर का एक नमूना दिखाकर उस मास्टर से कहता है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं। अब इसी के साथ पार्ट 5 यहाँ पर एंड हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।